होगी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले तुम लोगों ने अपने स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट कर रखा है ना? यस सर। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। और एक्सप्रेशन, सबसे पहले बताओ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन आइडिया है किसी को? एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 यहां पर लिखा हुआ है, किसी को आइडिया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस पता है? इक्वेशन पता होगी सभी को। यस सर। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन क्या होता है। इक्वेशन सभी को पता होगी, अगर लिखा है 2x - 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। क्या है? ये एक इक्वेशन है, सभी को पता है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जैसे इस तरह से लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 सपोज लिखा है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। और जैसे ही इस एक्सप्रेशन को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, मतलब एफ एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, मतलब, और एफ एक्स 2x+5 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2x+5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्रेशन, और जब एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करते हैं तो वो बन जाता है इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आई कुछ? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो एक्सप्रेशन देखो यहां पर ऐसे लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5 ये लिखा हुआ है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स का मतलब हुआ कि ये जो पूरा जो फंक्शन है, इस पूरे को बोला जाता है फंक्शन। ये पूरा फंक्शन है, इसका नाम रख दिया एफ एक्स, और ये एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक्स को चेंज करोगे तो यहां पर चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि एक्स, ये पूरा फंक्शन एक्स का है, तो इसको डिनोट एफ एक्स से किया जाता है, क्योंकि एक्स का है। मान लो अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है, एफ वी इज इक्वल टू 2v - 3, तो ये v का फंक्शन है। सबको समझ में आ रहा होगा, ये v का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिख देंगे एफ वी, मतलब ये v का फंक्शन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, अब हम लोगों को फाइंड करना है, अगर हम लोग को यहां पर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर किसी ने पूछा कि इसकी वैल्यू 1 पर कितनी होगी, इस फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी होगी, तो यहां पर हम लोग 1 पुट कर देंगे, जहां जहां x लिखा है वहां वहां 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? 7, ठीक है। ये क्लियर है यहां तक? तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर कितनी है? 7 है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। एफ एक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर 7 है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, और जब भी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करेंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना यहां पर? यहां पर x क्या है? वेरिएबल है, और 2 और 5 क्या है? कांस्टेंट्स है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल एक और यहां पर दिया हुआ है, 3x - 4। बात समझ में आ गई? नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, और इक्वेशन हम लोग वहां पर समझ चुके हैं। अगर एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5, ये भी स्मॉल होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+5, और इस फंक्शन को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे इसे। जैसे ही फंक्शन को 0 के इक्वल करेंगे, मतलब अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, और एफ एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स इसके बराबर है। एफ एक्स किसके बराबर है? 2x+5 के। तो 2x+5 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, 7 + 3x इज इक्वल टू 4, तो 4 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ये भी एक इक्वेशन है, इसको भी इक्वेशन कह सकते हैं, पर हमें 0 दिखाना है
तो हम इसको उठा करके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, बात क्लियर है। नाउ थर्ड एग्जांपल लिखा है y इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर y की बात हो रही है, y को 0 के इक्वल कर दिया, तो ये भी एक इक्वेशन है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 लिखा है, ये भी एक क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर अगर पहला एग्जांपल देखें तो वन वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहां पर भी वन वेरिएबल है, पर इस पहले एग्जांपल में जो पावर है एक्स की वो क्या है, वो 1 है, तो इसका नाम होगा लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो इसमें वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट, उसका पावर 1 है। अगर पावर 1 होता है तो उसका नाम होता है लीनियर, क्या होता है, ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल की बात हो रही है। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल तो एक है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है, तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्सपोनेंट किसी भी वेरिएबल का 2 है तो क्या होगा, उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर तो एक ही वेरिएबल है, ये लीनियर ही होगा। यहां पर 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन, ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहां पर x और y अलग अलग 2 वेरिएबल आ गए हैं। यहां तक समझ में आया। यहां पर अगर किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन की बात हो गई। क्या बताओ? तो जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके सर। यहां 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब क्योंकि इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ना है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे एन इक्वेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इज 1, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, जिसमें 1 वेरिएबल, जिसमें एक्सपोनेंट की जो पावर होगी वो 1 होगी, x की पावर 1 होगी, तो क्या होगा, लीनियर होगा। x की पावर 2 होगी तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, उसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इक्वेशन की बात हो रही है ना, तो अगर इक्वेशन के टर्म में लिखा होगा, जैसे एग्जांपल ये लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल की। क्योंकि लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या है, x इज 1। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल का जो पावर है, एक्सपोनेंट वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होगा, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। तो एक्सपोनेंट, अगर x का वेरिएबल का पावर 1 होगा तो लीनियर होगा, वेरिएबल का पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, वेरिएबल का पावर 3 होगा तो क्यूबिक होगा, नाम क्यूबिक हो जाएगा, बस क्यूबिक इक्वेशन कह देंगे, इज इक्वल टू 0 लिखा होगा, क्यूबिक हो जाएगा। अगर पावर 4 होगा तो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। x की पावर 4 होगा तो पेंटिक कहते हैं उसे। इसके बाद x की पावर, यहां पर 5 लिखा है, x की पावर 5, ठीक है। नाउ यहां पर देखो, ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के, ये एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है, ये भी लीनियर है। अब यहां पर x दिया है, यहां पर t दिया है, तो x y z t p q कुछ भी ले सकते हैं, सब वेरिएबल है।
वेरिएबल का मतलब हमें इसका वैल्यू नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, वेरी कर रहा है, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे हम लोग और समझेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल ये है, z भी आ गया है, 4u - 3 = 0, ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जो है वो u है, यहां पर वेरिएबल क्या है, z है, यहां पर वेरिएबल t है, यहां पर वेरिएबल x है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बाकी जो नंबर्स दिख रहे हैं 4, 3, 2, -3, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इक्वेशन का, सॉल्यूशन को हम लोग ये भी कहते हैं, रूट भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं और जीरोज, रूट भी बोला जाता है और जीरोज भी बोला जाता है सॉल्यूशन को। जैसे एग्जांपल में देखें, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, पहला एग्जांपल ये है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस x - 3 = 6, इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब रूट निकालना या इसके जीरोज निकालना, तो इसका मतलब ये होता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x - 3 = 0, मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, ठीक है। तो सोच करके बताओ क्या पुट करना चाहिए यहां पर x की वैल्यू, 9, तो x, हाँ x की वैल्यू 9 इसको सेटिस्फाई करेगी, तो जो x की वैल्यू जो 9 है ना वो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो x = यहां पर लिख देते हैं, रुको एक मिनट, यहां पर वो आएगा क्योंकि इधर से हटा के उधर लिखते हैं, हाँ, दिस इंप्लाइज दैट x = 9 जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे यहां 9 पुट करेंगे तो यहां पर भी 6 हो जाएगा, यहां पर भी 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो 9 इसका क्या है, रूट है, या कह सकते हैं 0 है, या कह सकते हैं सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई ना, रूट भी बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, बात क्लियर है। अगर इस जगह पर लिखा होता फाइंड द रूट ऑफ दिस, तो हम लोग तो भी आंसर ही आता, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वो तो लिखा हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ दिस तो भी आता, ठीक है। अब पहला मेथड तो हो गया, हमने सोच के बताया कि यहां 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो मेथड 1 हुआ ना, सोच के बताने वाला। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 में इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, x - 3 = 6 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, यहां से x = 3 राइट हैंड साइड जाएगा, 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3, दिस इंप्लाइज दैट x = 9, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कॉमन सेंस से भी कर लिया हमने और ऐसे भी सॉल्व कर लिया, क्लियर है। तो इसमें मेन पॉइंट ये था कि याद रखना है, इसको रूट भी बोला जाता है, 0 भी बोला जाता है, सॉल्यूशन भी बोला जाता है, मतलब वो x की वैल्यू, सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व या फाइंड लिखा होगा, या तो फाइंड लिखा होगा या लिखा होगा सॉल्व, सिंपली ऐसे लिखा होगा सॉल्व और ये क्वेश्चन दिया होगा। सॉल्व का मतलब होता है जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड का मतलब भी वही होता है, तो वेरिएबल यहां पर x था, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली दोनों मेथड से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन ये, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3 = 3x + 1, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है या रूट निकालना है, तो ऐसी वैल्यू कोई बताओ जो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाए, तो ठीक है यहां से सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको यहां पर लाएंगे या इसको वहां पर ले जाएंगे, 2x को, x को एक तरफ रख लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, तो एक काम करते हैं इसको यहां पर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 1 = 3x - 2x, तो यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा 2, तो x की वैल्यू 2 है जो सेटिस्फाई करेगी। यस सर, अब पुट करके देख लो, यहां पर 2 पुट करेंगे, यहां पर 2 पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन टॉपिक का नाम था। नाउ नेक्स्ट नोट है एक कि अगर हम लोग, अगर लिखा है इफ x = y लिखा है और उसमें हम लोग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई वैल्यू सेम नंबर कोई ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा सेम रहेगा,
x प्लस वाई लिखा है, मतलब सपोज ये लिखा है कि 3 इज इक्वल टू 3, ये तो एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, 3 इज इक्वल टू 3 है, उसमें अगर हम लोग यहां भी 2 ऐड करेंगे, यहां भी 2 ऐड करेंगे, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 होगा हमेशा, ठीक है ना। और कुछ सेम नंबर अगर माइनस करेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा। ये चीज समझ में आ गई। नाउ एग्जाम्पल ये है कि अगर इस तरह से लिखा है, उसकी जरूरत नहीं थी, हाँ, अगर इस तरह से लिखा है एग्जाम्पल x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 ही आएगा। डायरेक्टली यहां से भी ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2, मतलब इक्वालिटी में जब इक्वल का साइन लगा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ भी हम लोग सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर? Sir, can you explain this concept again? इस कंसेप्ट में कुछ नहीं है, बस ये लिखा है कि अगर दो नंबर्स कोई बराबर हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जैसे लिखा है ना, जैसे लिखा है 3 इज इक्वल टू 3 होता है ना, 3 इज इक्वल टू 3, या इस एग्जाम्पल से समझो जैसे ये लिखा हुआ है, रुको इसको अलग कर दें फिर बताते हैं, फिर से बताते हैं ना। सपोज ये लिखा हुआ है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो हमने क्या किया, x माइनस 2 में प्लस 2 ऐड किया, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस 2 किया और राइट हैंड साइड में भी प्लस 2 किया, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बस ये लिखा हुआ है। मतलब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी सेम नंबर से। इस कंसेप्ट में सिर्फ इतना है, सेम नंबर से अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड में साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब है, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. अब यहां से भी समझ सकते हैं, मान लो हमने एक एग्जांपल ये लिया, ठीक है, अच्छा ये तो सॉल्व करके आ गया, पिछले वाले एग्जांपल से क्लियर हुआ ना? Yes, sir. Sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ x इज इक्वल टू वाई है, देन अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है, या डिवाइड करेंगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि जो नंबर होगा ये सेम नंबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखो, सॉल्व दिस, अब इसको सॉल्व करना है एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। ये कुछ कितने एग्जाम्पल हैं, ये कुछ 4 एग्जाम्पल हैं, तो पहले वाला हम कर देते हैं, दूसरा वाला तुम लोग करोगे, ठीक है। तो देखो पहला वाला हमें सॉल्व सॉल्यूशन, अच्छा वेरीफाई द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अरे वो ऑपरेटर से मिस्टेक हो गई होगी, तो यहां पर लिखा हुआ है 2 माइनस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब बताओ क्या होता है जल्दी से? So we have to tell the solution. वी हैव टू टेल द The root or zero. Root or zeros. रूट और जीरोस तो कहेंगे, ठीक है, पर किसका? सॉल्व का मतलब होता है जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल का उस वेरिएबल का जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, मतलब यहां x है तो सॉल्व का मतलब हुआ हमें x को फाइंड करना है, x क्या आ रहा है, बात समझ में आ गई ना। सॉल्व जहां भी होगा वहां जो वेरिएबल दिया हो उस वेरिएबल का जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर ऐसे लिखा है 2 माइनस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 x माइनस 9, ये ब्रैकेट लगा है तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहां से कितना बचा, हाँ
2 और 9 माइनस करेंगे, -7 बचा, ये -7 बचा, -7 उधर चला जाएगा, लेकिन चलो पूरा स्टेप लिख देते हैं। -6x -7 इज इक्वल टू 9 - 2x। अब यहां पर -6x और ये 2x यहां पर ले आए, ये प्लस हो जाएगा, और ये -7x उधर ले जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद क्या आएगा, इसको माइनस करो, कितना आया, माइनस का 4x आएगा। हाँ, और ये 16 आएगा, तो यहां से x कितना आ जाएगा, -4, -5 क्या ये आएगा ना, -4, -5 कहां से आ रहा है, देखो -5 आ रहा है, सॉरी -4 आ रहा है। यस सर, यस सर। सभी लोगों का हो गया? हाँ बताओ, अब जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, सॉल्व करके जल्दी जल्दी। सर 1। किसका आंसर बनाया? सर बी वाले का। हाँ, बी वाले का। u कितना आया? सर u इक्वल्स टू 1। हाँ बिल्कुल सही, u इक्वल टू 1 आ गया। नाउ इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीपल करके ना, जल्दी सॉल्व करो। और जिससे नहीं बन रहा है, जिससे भी नहीं बन रहा है, हम लोग पढ़ाने के लिए, बताने के लिए खड़े हैं, तो उसमें शर्म वाली बात नहीं है, तुम लोग पूछ सकते हो, जिससे भी नहीं बन रहा है वो पूछो क्वेश्चन। ये मत सोचोगे कोई बच्चा क्या सोचेगा, स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए ये मत सोचो और पूछो जो भी डाउट पूछना है, क्योंकि इज्जत तो अपनी तब होगी ना ज़्यादा जब हम लोग कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो इसलिए पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अगर जिसको भी डाउट है कोई भी, वो पूछ सकता है। तो सी, जल्दी से सी सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। सर सी वाले का 10 आ रहा है। हाँ, सी का 10 आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, सी वाले का 10 आ रहा है। इसको अरेंज करोगे, सॉल्व करोगे तो 10 आंसर आ जाएगा। सेम इसको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से निकालो। सर 2। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, x की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ बिल्कुल सही, यस सर। हाँ x की वैल्यू 2 आ रही है। अब देखो इसने क्या कहा, वेरीफाई भी करो, तो वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये आंसर क्या आया था, x इक्वल टू -4, तो -4 को यहाँ x की जगह पर रख दो, यहां पर रख दो, ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहां पर u की वैल्यू 1 आई, तो यहां पर u की वैल्यू 1 रख दो, यहां पर u की वैल्यू 1 रख दो, और यहां पर u की वैल्यू 1 रख दो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा अगर, तो इसका मतलब ये हुआ ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें कुछ, 4 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज 12 मोर देन, जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। क्या लिखा है, 4 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, 4 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज 12 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो क्या करेंगे बच्चों इसमें, लेट नंबर बी एक्स, नंबर को तो हम लोग x ले लेंगे, नंबर को x ले लेंगे, बिल्कुल सही आंसर 16, हाँ 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। अच्छा कोई ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे तुम लोगों ने किया होगा, नंबर को x ले लिया होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, 4 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर,
तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 लेस देन 3 टाइम्स दैट नंबर, 4 लेस देन 3 टाइम्स दैट नंबर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 12 मोर देन ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस नंबर प्लस 12 कर दिया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसको अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 सॉरी 16 आ रहा है ना। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। इन 7 years फ्रॉम नाउ समीर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years अगो। हाउ ओल्ड इज ही नाउ? जल्दी से अटेम्प्ट करो और फिर बताओ। 7 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब कौन बताएगा इसका? सर आफ्टर 7 years। हाँ, तो हम लोग प्रेजेंट एज उसकी क्या ले लेते हैं, समीर की प्रेजेंट एज क्या ले लें हम लोग, बोलो x ले लें। तो क्या कह रहा है, 7 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 7 साल के बाद। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ये वर्ड में लिखा है, हम लोग मैथमेटिकली लिखना है हमें, ठीक है। तो 7 साल के बाद क्या हुआ, समीर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago। सर द आंसर इज 15। 15. आंसर इज 15। आंसर 15 नहीं होगा, कुछ और इसका आंसर आ रहा था, सॉल्व करते हैं इसको एक बार। क्या लिखा है, 7 years फ्रॉम नाउ समीर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago। तो समीर की एज निकालनी है, तो 7 years फ्रॉम नाउ, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू समीर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago। तो यही तो करेंगे, यही तो करेंगे ना। कितने लोगों ने ऐसा किया था? सर कर रहे हैं। लिख सकते हैं क्या? सर 2x माइनस 8। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे भाई। ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago, 8 years के बाद की बात हो रही है ना। तो ये वाला जो इसकी 8 साल पहले जो एज थी उसमें ट्वाइस करेंगे ना, 8 साल पहले की एज में ट्वाइस करेंगे, तो पूरे में करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो ठीक से पहले। 7 years फ्रॉम नाउ समीर विल बी ट्वाइस, तो 7 years फ्रॉम नाउ 7 साल के बाद x प्लस 7 हो गया, प्रेजेंट एज ये ले ली इसकी। समीर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago। तो 8 years ago में तो तुम ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी तो उसको ट्वाइस करोगे। बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई? X is equal to 23. हाँ, x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 23 years। कौन रो रहा है, ये रो रहा है, हंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है कंसेप्ट में? सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. तुम लोग यार बोलते ही नहीं हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 101। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 101। फाइंड द नंबर्स। चलो सॉल्व करो जल्दी से। Sir, 102 and 103 are the numbers. No. First tell me what are consecutive numbers. सर एक के बाद एक। हाँ, एक के बाद एक। तो अब ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो पहले एक नंबर तो हमने x ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा ना। तीसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। यहां पर डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2, 2 नंबर्स की बात करी है। तो अब ये कह रहा है इनका डिफरेंस पर किसका,
स्क्वायर्स का इनके, तो हम लोग ऐसे तो लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस एक्स कितना है 101, जो लिखा था हमने वही किया। ये इतना बड़ा लिखा हुआ है वर्ड में, हमने मैथमेटिकली इतना छोटा कर दिया ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि बात स्क्वायर की कर रहा है। इस क्वेश्चन को ठीक से समझो, डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस के लिए हमें ये पहले लिखना पड़ेगा, ये बाद में लिखना पड़ेगा। सर हम लोग ने x को पहले क्यों नहीं लिखा? अरे दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है ना। तो सर हम लोग x माइनस एक्स प्लस वन भी तो लिख सकते थे। नहीं, x माइनस एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन फिर जो माइनस का साइन आएगा उसको हटा देना, क्योंकि डिफरेंस का डिफरेंस में कभी भी माइनस नहीं आता, माइनस सब्ट्रैक्ट में आता है। जैसे देखो, जैसे लिखा है 3, जैसे लिखा है 2, जैसे किसी ने कहा इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आंसर आएगा -1 आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब कोई कह रहा है 2 और 3 का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। बात समझ आई? डिफरेंस और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? अगर तुम इसको क्या सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली ये है, अगर कोई कहता है सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा -1, लेकिन अगर 3 - 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये दोनों चीजें देखो, देख लिया इन दोनों चीजों को। यस सर। अब लेकिन किसी ने कहा 2 और 3 का डिफरेंस बताओ, 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, एक ही तो डिफरेंस है। अगर कोई पूछता है हमसे कि मान लो तुमसे कोई पूछता है कि तुम में और तुम्हारे छोटे भाई में डिफरेंस कितना है, तो तुम लोग क्या बोलोगे 2 इयर्स, क्या ये बोलोगे -2 इयर्स? नो सर। तो डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये बात याद रखना, ये आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस की जब बात होगी तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बस ये लिखा, हमें पता था डिफरेंस की बात कर रहा है, ये डिफरेंस की बात कर रहा है, तो हमने बड़ी वैल्यू पहले ली है, छोटी वैल्यू बाद में, ताकि ऑटोमेटिकली डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा होगा, जब बड़ी पहले लिखेंगे और छोटी बाद में लिखेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो हमने इसलिए ऐसे लिखा है इसको। बात समझ में आ गई? और अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा है 2 और -3 लिखा है और कोई डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस इसका 1 का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। 2 और 3 में पूछा जा रहा है तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 का ही डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। सर x की वैल्यू 100 आएगी। हाँ, ये इसका आंसर तो बताओ, x की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तब पता चलेगा ना। 50 और 51 आ रही है ना, इसकी सॉल्व तो करो। a², ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या तुमने, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab -x² इज इक्वल टू कितना लिखा है, इज इक्वल टू कितना लिखा है ये 101। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर कितना आएगा 1 + 2x इज इक्वल टू 101। तो यहां से 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 100, ये 1 उधर माइनस हो जाएगा, तो यहां से x कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। जब x 50 है तो x + 1 कितना हो जाएगा 51, x 50 आ गया तो x + 1 कितना आएगा 51 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वो दो नंबर्स हैं जिनको स्क्वायर करके अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 101 आएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन करो। प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, 8 years hence their ages will be in the ratio 7:4. Find the son's present age. तो सन की एज क्या ले लोगे, x
प्रेजेंट एज सन की ले लेंगे x, और मैन की या फादर की क्या है 2x। ट्वाइस दैट ऑफ ए सन। तो मैन लिख लो या फादर लिख लो, उसकी एज कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सन फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन को जब वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसको लिखते जाते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसको लिखते जाओ। तो पहली लाइन हमने पढ़ी तो ये लिख लिया ना, दोनों बातें हमने यहां तक पढ़ी लाइन और हमने ये दोनों चीजें लिख ली। अब इसके आगे पढ़ो, 8 years hence their ages will be in the ratio this। अब सोचो क्या करना है, इस लाइन से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक में तो हमने ये बातें लिख ली, हमारे पास ये आ गया। अब 8 साल के बाद कह रहा है, 8 years hence का मतलब 8 साल के बाद। 8 साल के बाद क्या हुआ? हाँ +8 हो गया। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं कि x +8। 8 साल के बाद एक तो ये हो गया, सन की क्या हो गई और मैन की क्या हो गई एज 2x +8। अब ये कह रहा है कि इनकी एजेस का रेशियो कितना है 7:4। 7:4 इनका रेशियो है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 जो है वो बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो हम लोगों को ये बड़ा नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा 2x +8 अपॉन x +8, और ये रेशियो तो गिवन है ना 7/4। बस हमारा क्वेश्चन बन गया, हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सर 24। बिल्कुल सही जवाब 24। सन्स एज इज 24। और अगर कोई पूछेगा मैन की एज निकालो तो क्या करेंगे, 24 × 2। सर 48 years। हाँ, एक बच्चे ने सॉल्व किया था, पता नहीं कैसे निकाल दिया था, 2 आ रहा था मैन की एज। अरे भैया मैन की एज 2 कैसे आ जाएगी 2 years? चलो जल्दी से। Man's age will be 48 years। हाँ 48 आएगी, लेकिन एक बच्चे ने सॉल्व करके 2 निकाल दी थी, कुछ गड़बड़ी कर दी थी यहां पर नहीं, मतलब एक दूसरे क्लास में। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर है सभी को कंसेप्ट? अब इक्वेशन, इन इक्वेशंस की बात करते हैं। इन इक्वेशंस, तो सबसे पहले इन इक्वेशन, अभी हमने इक्वालिटी पढ़ी है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, ये लिखा था हमारे पास 2x - 1 = 0। किसी ने कहा इसको सॉल्व कर दो, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया और ये आंसर आ गया। यहां पर क्या था, इक्वालिटी लगी थी। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इन इक्वेशंस। अब इस तरह के साइन बने होंगे। ठीक है, अब देख लो यहां पर साइन क्या है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ही लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 3, ये सभी को पता है, छोटा बच्चा भी बता देगा, नर्सरी केजी का है ना। 2 इज लेस देन 7 लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों? हाँ, क्या बताओ? सर पिछले वाले क्वेश्चन का कितना आंसर था? आंसर 24 था। ओके सर। अच्छा हो गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इनइक्वेशन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये आगे तक यूज होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इक्वालिटी पढ़ा है, और ये है इनइक्वालिटी। ये है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होगा, ये वाला साइन आएगा, इस तरह का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये साइन क्या शो करता है, ग्रेटर देन। ये क्या है, इज लेस देन। ये साइन क्या बताएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये साइन बताएगा लेस देन और इक्वल टू। तो 5 3 से बड़ा है, तो कह सकते हैं ना 5 इज ग्रेटर देन 3। ये क्या है, 2 इज लेस देन 7। क्लियर हुआ बच्चों? यहां पर क्या है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब कंसेप्ट समझना जो आगे तक यूज होगा। ठीक है, यूज क्या होगा, देखो यहां पर क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का मतलब क्या होगा, हिंदी वाला या। और का मतलब क्या होगा, हिंदी वाला या। ठीक है, और अगर कहीं लिखा है एंड का मतलब क्या होता है, ये और होता है हिंदी वाला।
इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। तो यहां पर या की बात हो रही है, या का मतलब कि इन दोनों में से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर काम आ गई, ग्रेटर देन या फिर ये इक्वल टू वाला, इक्वल टू, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब कि स्टेटमेंट ट्रू होगा। जैसे देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट कितने लोग कह रहे हैं ट्रू है? ये ट्रू है या रॉन्ग है ये बताओ? क्योंकि हाँ, क्योंकि एक कंडीशन इक्वल टू वाली अगर सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। इक्वल टू तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, और का मतलब हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन कंडीशन सेटिस्फाई करे या इक्वल टू वाली सेटिस्फाई कर जाए, या तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इक्वल टू वाली, इसीलिए 5 इज इक्वल टू 5 ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? 5 इज ग्रेटर देन 5? बोलो। हाँ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है ग्रेटर देन और, ऐसी इसमें भी और आ रहा है। या का मतलब हुआ या तो ये सेटिस्फाई कर जाए या ये सेटिस्फाई कर जाए, कोई एक कर जाए तो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ अब लीनियर इनइक्वेशंस। अब देखो अभी हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? बोलो, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए जब उसको लीनियर कहा जाता है? 1 होनी चाहिए। और जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तब क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। जब वेरिएबल की पावर 3 होती है तो वो क्यूबिक होता है। हाँ, इसी तरह से होता है। तो अभी हम लोग लीनियर पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में लीनियर है, ठीक है। फिर 9th क्लास से क्वाड्रेटिक आ जाएगा और क्यूबिक भी आ जाएगा, वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो लीनियर इन इक्वेशंस 5x - 7 इज लेस देन 0 ये लिखा है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे लिखे हुए हैं, ये 3 एग्जाम्पल है इसके। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले लीनियर इन इक्वेशन की ये एग्जाम्पल है, और अगर कोई कहेगा कि अगर ऐसे लिखा है तो ये क्या है? ये इक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है। तो इसको तो हम लोग फौरन सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 5x = 7 और x = 7/5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको अगर सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना, यहां 5x लिखा है, 7 उधर चला जाएगा, 7 यहां पर आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, यहां से आ जाएगा। अभी कुछ रूल्स पढ़ना है, इसलिए इसको बस ये एग्जाम्पल देखो, रूल पढ़ने के बाद फिर इसको सॉल्यूशन इसका बताएंगे। ये एग्जाम्पल हो गया, सभी को क्लियर है? यहां पर भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, पर वेरिएबल की पावर जब 1 होगी तभी लीनियर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिख लो, पहले नोट देख लो एक बार। देखो, अगर x 4 से बड़ा है और इक्वल भी है, यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यहां पर या तो ग्रेटर देन हो और इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग क्या कर रहा है? x कहां से कहां तक ले सकते हैं? x 4 से बड़ा है, x 4 से बड़ा है और 4 के इक्वल है, एंड x बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन सेट, ये जो सेट होगा, ये जो सेट पूरा लिखा हुआ है, ये क्या है? ये रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर लिखा है इफ x 4 से बड़ा है, एंड अगली कंडीशन लिखी है x क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। तुम लोग को ये पता है जब करली ब्रैकेट लगा होता है तो इसको सेट बोला जाता है, पता है? हाँ, करली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अगर इसे ऐसे लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर 1,5, तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 1 है, सिर्फ 5 है। जो दिख रहा है बस वही है, डिस्क्रीट वैल्यूज इसको कहा जाता है, डिस्क्रीट वैल्यूज। तो यहां पर क्वेश्चन ये नोट फर्स्ट, x 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है और x की वैल्यू 4 के बराबर है, यही तो मतलब हुआ, ये मतलब हुआ ना, या तो ये या तो ये, ठीक है।
अब यहां पर अगले उसमें ये दिया है x बिलोंग कहां से कहां तक कर रहा है, 2 3 4 5 6 7, x बिलोंग यहां से यहां तक कर रहा है। देन ये जो सेट लिखा हुआ है, ये वाला जो सेट लिखा है, इस पूरे सेट को बोलते हैं 2 3 4 5 6 7, इसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट सेट। और जो इससे आंसर निकलेगा उसको बोला जाता है सॉल्यूशन सेट। अब आंसर कैसे निकलेगा, इन्होंने x ये दे दिया और ये बोल दिया कि x 4 से बड़ा है और 4 के इक्वल है, तो आंसर कहां से आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 और 6 भी आएगा, 4 5 6 और 7 भी आएगा। कुछ गलत लिख दिया यहां पर, दिस इज सॉल्यूशन सेट। अच्छा यहां पर 7 भी आएगा, तब क्लोज होगा ये, क्योंकि x 4 से बड़ा लेना है और एग्जैक्टली 4 भी आएगा, तो 4 5 6 7 क्या आएगा, इस सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो कितने लोगों को समझ में आया? आ गया समझ में? ये थोड़ा सा शायद इसमें कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि हमें x 4 से बड़ा है और 4 भी साथ में आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो एग्जैक्टली 4 भी शामिल होगा, 4 तो शामिल होगा ही होगा, और 4 से बड़ा x लेना है, तो x बिलोंग कर रहा है 7 तक, तो 4 भी आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, तो ये होगा कंप्लीट सेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नोट, इफ a b से बड़ा है देन, अभी हमने इक्वेलिटी में पढ़ा था, अब इनइक्वेलिटी में ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसे लिखा है, इसका देखो एग्जांपल से समझो, 3 1 से बड़ा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी 2 ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वेलिटी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर सेम नंबर को ऐड करेंगे तो इनइक्वेलिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, इनइक्वेलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वेलिटी चेंज नहीं होगी। जैसा साइन था इनइक्वेलिटी का इस तरफ, ऐसा साइन था तो ऐसा ही साइन रहेगा ऐड और ऐड करने के बाद। ठीक है, ये बात क्लियर है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, क्या समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये था, इसमें हमने क्या किया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो 1 तो -1 से बड़ा होता है ना। ठीक है, तो इनइक्वेलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वेलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम कुछ भी ऐड करते हैं या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इनइक्वेलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, नाउ एग्जांपल ये दिया हुआ है, देखो x -3 बड़ा है 5 से, तो हमने क्या किया, यहां पर +3 किया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में +3 किया। क्यों किया? ताकि इसको कैंसिल कर सके। x इज ग्रेटर देन 8 आ गया, जैसी इनइक्वेलिटी क्वेश्चन में थी साइन वही रहा, चेंज नहीं हुई इनइक्वेलिटी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं, इफ क्या लिखा है, इफ a इज लेस देन b देन a इंटू के और b इंटू के जब करेंगे तब केस क्या होगा। अरे कहां गया, हाँ, अगर इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे या k से डिवाइड करेंगे, तो k अगर पॉजिटिव है, अगर k पॉजिटिव है, ठीक है, k अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वेलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वेलिटी का साइन चेंज होगा अगर k नेगेटिव है, तब चेंज होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो ये लिखा हुआ है, या चलो यहां पर हम बता देते हैं, इसी में बताते हैं क्योंकि यहां पर लिखा है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ये प्रॉपर्टी ये कह रही है, सपोज 3 2 से बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 3 2 से बड़ा है, तो 3 में हम लोग -2 से मल्टीप्लाई यहां पर भी किया
और -2 से मल्टीप्लाई यहां पर भी किया, इसको सॉल्व करो कितना आया -6, इसको सॉल्व करो कितना आया -4, कौन सा बड़ा है -4। इनइक्वालिटी चेंज, मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे या नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये मतलब हुआ इस थ्योरम का। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे या नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सामने एग्जांपल है, ठीक है। जबकि नेगेटिव को ऐड करोगे या नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब कोई भी नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, पर मल्टीप्लाई करने में अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वो क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑब्वियसली बड़ा आ जाएगा फिर, है ना। और देखो ये लिखा हुआ है, इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां पर लिखते हैं, जैसे 3 2 से बड़ा है, इसमें हमने क्या किया, बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव नंबर से। ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 10, कौन सा बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, वही बात यहां पर लिखी हुई है इस लाइन में। और डिवाइड में भी सेम रूल होगा, डिवाइड भी तो क्या होता है, मल्टीप्लाई तो होता है, या तो ऐसे बोलो कि 2 को डिवाइड कर दिया हमने 4 से, या ये बोल सकते हैं 2 को डिवाइड कर दिया 1/4, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, बात सेम ही है ना, ठीक है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 3, हाँ अभी बताया तुम लोग को, तो बता ही चुके हैं अभी, है ना। हाँ ये एग्जाम्पल करने और रिप्रेजेंट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर भी बनाना है। तो नंबर लाइन का कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर है, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x 4 से कम है, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट x क्या है 4 से कम है और 4 के इक्वल है, हाँ 2 3 और 4। हाँ यहां पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो यहां पर आ जाएगा 1, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू भी लगा है इसलिए 4 भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ये आ जाएगा। अब कोई कह रहा है इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो कोई बात नहीं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे, 0 1 2 3 एंड 4। ये माइनस इंफिनिटी है, यहां पर इंफिनिटी पे जाएगी, तो इसने कहा इसको रिप्रेजेंट करो, ये डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट वैल्यू है, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां पर डार्क कर देंगे 1 को, 2 को डार्क कर देंगे, 3 एंड 4, ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगी, तुम लोग इसको सॉल्व करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन जो बचे हैं, ठीक है। ओके सर, बस हाँ, क्वेश्चन डिस्कस करके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, सभी को क्लियर है ये टॉपिक, यस सर, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा था तो यहां पर रिवाइज हो गया, ठीक है। और मेन पॉइंट ये था, इसको याद रखना है, इस तरह के साइन में या इस तरह के साइन में और लगा होता है बीच में, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ओके सर, ओके।